विद्यार्थियों का जो कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक सिंथेसिस वो बहुत ही उपयोगी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सिंथेसिस किसे कहते हैं, सिंथेसिस में कितने वाक्यों को जोड़ते हैं और सिंथेसिस के बाद में बनने वाले वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था सिंपल सेंटेंस, उसके बाद में पढ़ा था कंपाउंड सेंटेंस और नंबर 3 पर पढ़ा था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आज हम सिंथेसिस के द्वारा जो सिंपल सेंटेंसेस बनते हैं वो कैसे बनते हैं उसकी विधियों के बारे में भी हमने पिछली क्लास के लास्ट में हमने उसके नाम सीखे थे, कुछ लिस्ट थी। तो उसमें से नंबर 1 पर है बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स। सिंथेसिस दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाने की क्रिया होती है। तो उस क्रिया को हम सबसे पहले नंबर 1 पर है बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स का प्रयोग करके हम सिंथेसिस वाक्य बनाना सीखेंगे। अब टॉपिक पर आते हैं कि पार्टिसिपल क्या होता है। अब पार्टिसिपल का हम उपयोग करके सिंथेसिस वाक्य बनाएंगे या सिंथेसिस करेंगे वाक्यों का। तो सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि पार्टिसिपल्स किसे कहते हैं, है ना। तो आइए अब हम सीखते हैं पार्टिसिपल्स के बारे में। तो सबसे पहले पार्टिसिपल्स की बात करते हैं। पार्टिसिपल्स तीन तरह के होते हैं। पार्टिसिपल्स तीन तरह के होते हैं। ओके, नंबर 1 पर होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। नंबर 1 पर होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। नंबर 2 पर होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल। और नंबर 3 पर होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 परफेक्ट पार्टिसिपल और नंबर 3 है पास्ट पार्टिसिपल। जब हम सिंथेसिस करेंगे, सिंथेसिस करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, तो सबसे पहला जो तरीका वो होता है पार्टिसिपल्स का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। और सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, पिछली क्लास में मैंने डिटेल से बताया था, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि दो या दो से अधिक अगर वाक्य है और उनको जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो दोनों वाक्यों में दो तरह की टेंस बताने वाली क्रिया होगी। उन दो, फिलहाल हम दो वाक्य जोड़कर बनाने की प्रक्रिया के बारे में समझते हैं कि दो वर्ब होगी। उन दो वर्ब्स में से टेंस बताने वाली क्रियाओं को जो दो जोड़ा होगा, नंबर फर्स्ट सेंटेंस का जोड़ा और नंबर सेकंड सेंटेंस का जोड़ा। जैसे हम सेंटेंस 1 है, सेंटेंस 1 है, इसके अंदर भी हमें टेंस बताने वाली क्रिया यानी कि टेंस्ड वर्ब मिलेगी। ओके, और इसके बाद में हम जोड़ेंगे सेंटेंस 2। सेंटेंस 2, तो सेंटेंस 2 के अंदर भी टेंस बताने वाली क्रिया होगी, है ना। अब इसको हम बिना किसी कंजक्शन के जोड़ेंगे, क्योंकि कंजक्शन का प्रयोग करते ही वो या तो वाक्य बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और या फिर बन जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। जबकि हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है सिंपल सेंटेंस, सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में हम कनेक्टिंग वर्ड या कंजक्शन का प्रयोग नहीं करके बाय यूजिंग पार्टिसिपल, पार्टिसिपल बनाकर उन दोनों टेंस वर्ब में से एक जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है उसकी टेंस वर्ब को हम पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो अगर दो सेंटेंस को जोड़कर बनने वाले सेंटेंस में एक ही टेंस बताने वाली क्रिया होगी तो वो सेंटेंस
सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। क्लियर। अब हम देखते हैं कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। पार्टिसिपल्स 3 प्रकार के होते हैं। हमने अभी बताया कि पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं? यहाँ पर ध्यान देना, हम सारा काम इस टेंस बताने वाली क्रिया को, यानी कि फाइनाइट वर्ब, जो क्रिया टेंस बताती है उस क्रिया को हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। तो हम क्या करने वाले हैं, इस टेंस बताने वाली क्रिया को, यानी कि फाइनाइट वर्ब को इनफाइनाइट वर्ब में बदलेंगे। यानी कि वो क्रिया तो रहेगी लेकिन उसका रूप टेंस बताने वाला नहीं रहेगा। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, इन दोनों वर्ब्स में यही फर्क होता है कि फाइनाइट वर्ब जो होती है वो टेंस बताती है, काल बताती है, और नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती है वो टेंस बताने का काम नहीं करती है। ओके। अब हम आते हैं पुनः पार्टिसिपल्स पर। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? पार्टिसिपल्स क्रिया के ऐसे रूप होते हैं जो टेंस नहीं बताते हैं। पार्टिसिपल्स वर्ब्स की ऐसी फॉर्म्स होती है जो टेंस बताने का काम नहीं करती है, बल्कि या तो वो नाउन का काम करती है या फिर वो एडजेक्टिव का काम करती है। क्लियर। वर्ब का काम नहीं करती, या वर्ब का काम करती भी है तो वो टेंस बताने वाली वर्ब का काम बिल्कुल भी नहीं करती। तो इसीलिए टेंस बताने वाली क्रिया को हम पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे, और पार्टिसिपल्स जो होते हैं उनका काम होता है या तो वो नाउन जैसा काम होता है या फिर वो एडजेक्टिव जैसा काम करते हैं, इनका काम करते हैं। क्लियर। ये टेंस बताने का काम नहीं करते हैं, हालांकि होती वर्ब्स ही है, वर्ब्स की फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन फिर भी ये फॉर्म्स नाउन या एडजेक्टिव की तरह काम आती है। टेंस बताने का काम ये वर्ब्स नहीं करती। ऐसी वर्ब्स की फॉर्म्स पार्टिसिपल फॉर्म कहलाती है या पार्टिसिपल्स कहलाते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट में पार्टिसिपल होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है और पास्ट पार्टिसिपल होता है। ओके। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब की चौथी फॉर्म, वर्ब की चौथी फॉर्म। और वर्ब की चौथी फॉर्म कौन सी होती है, ये मैंने आपको टेंस चार्ट में अच्छी तरीके से समझाया है। इसलिए जिन विद्यार्थियों ने टेंस चार्ट वाला वीडियो क्लास नहीं देखी है, वो आप टेंस चार्ट वाले वीडियो क्लास को जरूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। ओके। तो अब है V4। V4 होती है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि V1 प्लस ING, है ना, प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। तो V1 प्लस ING लगी हुई फॉर्म होती है, उसको हम शॉर्ट में V4 बोलते हैं। तो किसी भी वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी होती है? V4 होती है, यानी कि V1 प्लस ING वाली फॉर्म होती है। ओके। इसको हम इधर कर देते हैं, इसका भी हम एरिया निश्चित कर देते हैं, और ये तो इधर तक चलेगा। अब है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल में हम हैविंग प्लस वी थर्ड का प्रयोग करते हैं। हैविंग प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म वो होती है, सॉरी, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होगा? हैविंग प्लस V3, यानी कि हैविंग के साथ में हम क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसको हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल या पूर्ण पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं इसको। ओके। तो हैविंग प्लस वी थर्ड का प्रयोग करेंगे। अब एक होती है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, वो होती है V3। वो क्या होती है? V3। आपने क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बारे में तो अच्छी तरीके से समझा हुआ ही है। जैसे गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, और गोन थर्ड फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, और गोइंग फोर्थ फॉर्म है, ING वाली फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी है,
तो उस जानकारी के हिसाब से आप इसे ऐसे याद कीजिए कि क्रिया की थर्ड फॉर्म से पहले अगर हैविंग आ गया तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल है, और क्रिया की थर्ड फॉर्म आ गई और वो टेंस नहीं बता रही है तो फिर वो पास्ट पार्टिसिपल है। और ये काम करती है एडजेक्टिव का, ये काम करती है एडजेक्टिव का। वी थर्ड आपने देखा होगा कि वी थर्ड हम एडजेक्टिव के रूप में भी काम लेते हैं। किसी भी क्रिया से, किसी भी वर्ब से एडजेक्टिव बनाने के लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करते हैं। आप कोई भी वाक्य बनाते हो तो क्रिया की थर्ड फॉर्म किसी नाउन से पहले आती है तो वो एडजेक्टिव होती है। क्लियर? ओके, ये तो आपने समझ लिया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं। अब देखो हम आते हैं वापिस सिंथेसिस के टॉपिक पर। सिंथेसिस में क्या होता है, सेंटेंस वन होगा, पहला सेंटेंस होगा, और सेकंड सेंटेंस दूसरा सेंटेंस, दूसरे वाला सेंटेंस, दो सेंटेंस होंगे। हमें दो सेंटेंस को मिलाकर एक बनाना है। सारी प्रक्रिया यही है कि दो सेंटेंस या दो से अधिक सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले तो दो सेंटेंस एक सेंटेंस बन जाएगा सिंथेसिस के अंदर, और दूसरी दो सेंटेंस में अलग अलग टेंस बताने वाली क्रिया होगी, दोनों ही सेंटेंस में टेंस बताने वाली क्रिया होगी। उनमें से जो फर्स्ट सेंटेंस है उसकी एक टेंस बताने वाली क्रिया को हमें पार्टिसिपल में चेंज कर देना है, तो फिर वो टेंस बताने वाली क्रिया नहीं रहेगी। ठीक है, और सेकंड सेंटेंस में टेंस बताने वाली क्रिया रह जाएगी। तो पूरे टोटल जो सिंथेसिस के बाद में बड़ा वाक्य बनेगा, सेंटेंस बनेगा, उसमें टेंस बताने वाली वर्ब एक ही रहेगी, इसलिए वो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। अगर टेंस बताने वाली क्रिया किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा मतलब दो है या दो से अधिक है, तो वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस नहीं कहलाता है। वो सेंटेंस या तो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है और या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है ना। एक से ज़्यादा क्रिया अगर आ गई तो वो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स की श्रेणी में चला जाएगा। क्लियर? अब हम चलते हैं पार्टिसिपल के उपयोग पर। अब मान लो दो सेंटेंस है, सेंटेंस वन और सेंटेंस टू। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस एक्शन वाले होंगे, दोनों ही सेंटेंस में क्रिया होगी, क्रिया होगी मतलब एक्शन होगा। तो फिलहाल हम पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर कैसे दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना है ना। हमें यह भी पता होना चाहिए कि जब आपके पेपर में दो सेंटेंस दे देंगे और फिर उनको जोड़कर सिंथेसिस से एक सेंटेंस बनाना होगा, तो आपको पहले पता करना होगा कि जो दो सेंटेंस दिए हुए हैं उन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का प्रयोग करें या पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करें या पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करें। हल्का सा अंतर होगा, आप एक बार मैं आपको बताऊंगा तो आपको हमेशा के लिए फिक्स याद हो जाएगा। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करते हैं। जैसे एक्शन वन होगा, एक्शन यानी सेंटेंस वन की क्रिया, वो एक्शन हो गया। अब एक और होता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल या पार्टिसिपल्स का प्रयोग कब करते हैं, जब दोनों ही सेंटेंसेस में सब्जेक्ट सेम होंगे, सब्जेक्ट सेम होंगे। तो दोनों सेंटेंस में जो कर्ता है, कर्ता क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि अगर पहले सेंटेंस का जो काम कर रहा है, जो कर्ता है, वही दूसरे सेंटेंस में होगा। पहली सिचुएशन ये है। ओके, अब दूसरा है कि एक्शन वन यानी कि प्रथम सेंटेंस की क्रिया, और सेकंड सेंटेंस की क्रिया हो जाएगा एक्शन टू। एक्शन वन और एक्शन टू के अंदर टाइम गैप यानी कि टाइम कितना लगा है या टाइम का गैप कितना है, टाइम गैप जो होता है, टाइम के बीच का अंतर जो होता है, वो लगभग जीरो होगा या जीरो होगा, टाइम गैप जीरो होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे ही एक्शन वन हुआ, जैसे ही फर्स्ट सेंटेंस के अंदर एक्शन वन हुआ, पहली क्रिया घटित हुई, उसके जस्ट बाद में हाथों हाथ बिना रुके हुए तुरंत अगर दूसरा एक्शन हो जाता है, दूसरी क्रिया हो जाती है, तो उसके अंदर टाइम गैप जीरो हो जाता है। यानी कि टाइम बीच में कोई ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है।
तो ऐसी सिचुएशन में दो, देखिए सिचुएशन वापस समझिए, दोनों ही सेंटेंसेस को जब हम जोड़ेंगे तो इनके सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, काम करने वाला व्यक्ति सेम होना चाहिए। नंबर 2, दोनों ही सेंटेंसेस में जो घटना घट रही है उनमें टाइम गैप 0 होना चाहिए। टाइम गैप 0 का मतलब हो गया कि दोनों के बीच में कोई टाइम में फास्टनेस होगी, यानी कि पहला जैसे हुआ जस्ट दूसरा होगा। क्लियर? जैसे राम ने जैसे ही सांप को देखा, राम दूर भागा। तो यहाँ पर ये नहीं है कि जैसे उसने पहले सांप को देख लिया पूरी एकदम आराम से और फिर वो भागा। जैसे ही सांप को देखेगा वो दूर भागेगा। तो दोनों एक्शंस के बीच में टाइम गैप 0 है। टाइम गैप 0 का मतलब टाइम बहुत कम है। जैसे ही फर्स्ट एक्शन हुआ उसके तुरंत बाद दूसरा एक्शन होगा। ऐसी सिचुएशन में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। क्लियर? प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप ऐसा ध्यान रखो, सब्जेक्ट दोनों सेंटेंस के सेम होंगे और उनके बीच में, दोनों एक्शन के बीच में टाइम गैप नहीं होगा। 0 मीन्स टाइम गैप नहीं होगा। हाथों हाथ पहला एक्शन घटित हुआ, उसके जस्ट बाद में दूसरा एक्शन घटित हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अब है सेकंड सिचुएशन। इसके अंदर सेकंड सिचुएशन में सब्जेक्ट सेम ही होगा। परफेक्ट पार्टिसिपल वाले कंडीशन में सब्जेक्ट सेम होगा, सब्जेक्ट सेम होगा, सब्जेक्ट सेम होगा। किसमें? दोनों ही सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम होगा, यानी कि एक ही करता होगा। पहले में अगर राम है तो दूसरे में भी सब्जेक्ट राम ही होगा। पहले में मोहन है तो दूसरे सेंटेंस में भी सब्जेक्ट मोहन ही होगा, है ना। अब इसमें क्या होगा? एक्शन 1 वही, एक्शन 1 यानी क्रिया 1, एक्शन 1 और एक्शन 2 दोनों के अंदर टाइम गैप, ये क्या लिख दिया मैंने, टाइप लिख दिया, इसको सुधार लो, टाइम गैप है। कभी कभी क्या है, बोलते हैं कुछ और है, लिख कुछ और देते हैं, तो आप इसको थोड़ा देख लेना। टाइम गैप इसके अंदर कुछ होगा, यानी कि टाइम गैप यस, टाइम गैप इज इक्वल टू यस। जितना तुरंत एक्शन 2 इसमें होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में, उतना इसमें नहीं होता। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होती। एक्शन 1 पूरा हो गया, उसके बाद में एक्शन 2 तुरंत बाद हो, ये जरूरी नहीं है। दोनों के बीच में टाइम गैप होगा, दोनों के बीच में कोई फास्टनेस नहीं होगी, कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी, कोई जल्दी नहीं होगी। इसके अंदर जल्दबाजी होती है, यानी कि एक्शन 1 और एक्शन 2। तो जैसे ही एक्शन 1 हुआ तुरंत इस एक्शन 2 के अंदर जल्दबाजी होती है या फास्टनेस होती है या फिर हाथों हाथ घटता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर एक्शन 1 घट गया, एक्शन 1 हो गया, उसके बाद में कुछ समय लेके एक्शन 2 होता है। कोई जरूरी नहीं है कि एक्शन 1 करते ही एक्शन 2 हो। ठीक है? ऐसी सिचुएशन में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, यानी कि हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो इसमें टाइम गैप होता है, इसमें टाइम गैप नहीं होता है। आप ऐसे बस इतना सा फर्क है, बाकी वही है। सब्जेक्ट दोनों में सेम होंगे, इसमें भी सब्जेक्ट सेम होंगे, इसमें भी सब्जेक्ट सेम होगा, इसमें भी एक्शन 1 होगा, एक्शन 2 होगा, और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे तो भी दोनों सेंटेंसेस में, सेंटेंस 1 में और सेंटेंस 2 में एक्शन 1 और एक्शन 2 होंगे। बस फर्क इतना है कि इसके अंदर एक्शन 1 और 2 के बीच में टाइम गैप नहीं होगा, और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करने के लिए टाइम गैप का यूज होगा। क्लियर? और पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग तो हम V3 के रूप में करते हैं, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाकर करते हैं, और इसका प्योर एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। विशेषण, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो शुरू में मैंने इस पर वीडियो क्लास बनाई है, आप चैनल में सर्च करके पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला वीडियो ज़रूर देखें। उसमें आपको 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी तरीके से समझाए हुए हैं, तो आप उसको भी ज़रूर देखें। अब V3 के रूप में हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पुनः मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि सिंथेसिस ऑफ ए सिंपल सेंटेंस, किसी भी दो सेंटेंस को मिलाकर हम जब एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं
तो उसके अंदर दो तरह की जो टेंस्ड वर्ब होती है, टेंस बताने वाली वर्ब होती है दोनों सेंटेंस में, उन दोनों सेंटेंस में से सेंटेंस वन की टेंस्ड वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब जो होती है उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब में कन्वर्ट करते हैं। फाइनाइट वर्ब का मतलब हो गया टेंस बताने वाली वर्ब, और नॉन फाइनाइट वर्ब ये तो है टेंस्ड वर्ब, और टेंस्ड वर्ब को हम नॉन फाइनाइट यानी कि टेंस नहीं बताने वाली क्रिया के रूप में चेंज करेंगे। उसके करने का पहला तरीका है बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम किसी भी टेंस बताने वाली वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब यानी कि टेंस नहीं बताने वाली वर्ब में कन्वर्ट करते हैं। अब पार्टिसिपल में भी तीन तरह के पार्टिसिपल्स होते हैं। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल और तीसरा है पास्ट पार्टिसिपल। तीन पार्टिसिपल्स होते हैं, तीनों ही आपके कोर्स में हैं, इसलिए आप अच्छी तरीके से इस वीडियो क्लास को देख लें और अपने नोट्स बना लें। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर आपको आईएनजी वाली फॉर्म मिलेगी वर्ब की, इसको जेरंड क्लोज भी बोलते हैं यानी कि जेरंड फॉर्म भी बोलते हैं, इसको V4 यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोलते हैं, इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म भी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी बोलते हैं। जो आपको अच्छा शब्द लगे उसके हिसाब से आप याद करिए। अब होता क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब होगा, जब सेंटेंस वन और सेंटेंस टू में जो दो एक्शन होंगे, दो क्रियाएं होंगी, दो काम होगी, दो घटनाएं घटेगी, तो एक्शन फर्स्ट और एक्शन सेकंड के अंदर दोनों के अंदर टाइम गैप नहीं होगा। मींस एक्शन वन जैसे ही घटा उसके जस्ट तुरंत बाद एक्शन टू घट जाएगा, ठीक है, दोनों के अंदर टाइम गैप नहीं होगा और दोनों ही एक्शंस के सब्जेक्ट सेम होंगे। क्लियर। अब परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करेंगे, जब सब्जेक्ट दोनों ही सेंटेंसेस के सेम होंगे, सेंटेंस वन और सेंटेंस टू दोनों ही सेंटेंसेस के सब्जेक्ट सेम होंगे और दोनों सेंटेंसेस में घटने वाले एक्शंस, एक्शन फर्स्ट और सेकंड के बीच में कोई जल्दबाजी नहीं होगी। एक्शन वन हो गया, उसके कुछ देर बाद में एक्शन टू हो सकता है ना, इसमें कोई फास्टनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इनमें टाइम गैप होता है। क्लियर। और अब है नंबर 3 पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम तब करेंगे जब किसी एडजेक्टिव के रूप में क्रिया को हम यूज करते हैं, इसमें एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, थर्ड फॉर्म जो होती है वो एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होगी। तो यहाँ पर तीनों ही सेंटेंसेस में या तीनों ही तरीकों में जो टेंस बताने वाली वर्ब है वो टेंस नहीं बताने वाली यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगी। और यही हमारा मूल उद्देश्य है कि दो फाइनाइट वर्ब को, दो टेंस बताने वाली वर्ब्स को हमें एक टेंस बताने वाली वर्ब में कन्वर्ट करना है। एक जो टेंस बताने वाली वर्ब है उसको चेंज करके हम टेंस नहीं बताने वाली वर्ब में कन्वर्ट कर देंगे, तब बन जाएगा वाक्य सिंपल। क्लियर। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं फिर नेक्स्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम उदाहरणों द्वारा इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए सिंथेसिस करना, सिंपल सेंटेंस बनाना। तो उसके लिए क्या करते हैं, बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स में नंबर 1 पर है बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस बनाना। तो इसमें आपको करना क्या है, एक्शन 1 को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दे। आपको दो वाक्य दिए हुए होंगे, दो वाक्यों में से एक्शन वन कौन सा होगा, जो घटना या जो कार्य पहले हो। आप जैसे ही पढ़ोगे दो सेंटेंसेस को आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है और कौन सा कार्य उसके तुरंत बाद हो रहा है। और आपको अभी जस्ट पहले मैंने समझाया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग तभी करेंगे जब दो एक्शंस के बीच में टाइम गैप 0 होता है यानी कि टाइम गैप नहीं होगा। तो आपको दो सेंटेंस देता हूं मैं, लिखिए। पहला सेंटेंस है द हंटर रेज्ड द गन। एग्जांपल ले लीजिए आप, द हंटर रेज्ड द गन। रेज्ड द गन मीन्स शिकारी ने अपनी पिस्तौल
तानी, गन तानी, रेज यानी ऊपर करना, तानना। नेक्स्ट है शॉट द टाइगर, ही शॉट द टाइगर। सेकंड सेंटेंस में यहां पर भी लिख देता हूं, अपने पास जगह है नहीं तो नीचे लिख देता, ही शॉट द टाइगर। पहले तो इसका मतलब समझो आप, द हंटर रेज्ड द गन, शिकारी ने, द हंटर मीन्स शिकारी, रेज यानी ऊपर करना, द गन मीन्स बंदूक को, शिकारी ने बंदूक को ताना, ऊपर करना मतलब बंदूक को ताना, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस फुल स्टॉप हो गया, इसका मतलब पहला सेंटेंस पूरा हो गया, और ही का पहला एच बड़ा हो गया, इसका मतलब ये वाक्य स्टार्ट हो रहा है। ही शॉट द टाइगर, ही यानी उसने, शॉट यानी गोली मारना, सेकंड फॉर्म में शॉट द टाइगर, उसने टाइगर को गोली मारी। तो दो काम हो रहे हैं, पहला काम तो हो रहा है कि जो शिकारी है वो रेज द गन, गन को ऊपर करता है, गन को तानता है, ये क्या हो गया, एक्शन वन। एक्शन वन, पहले क्या करता है शिकारी, शिकारी बंदूक को तानता है, बंदूक को ऊपर करता है, टाइगर के ऊपर बंदूक को तानता है, तो ये एक्शन फर्स्ट हो गया। पहले वाला एक्शन कौन सा हुआ, पहले वाली क्रिया कौन सी हुई, ये शॉट गोली मारना हुआ या बंदूक को तानना हुआ, पहले बंदूक तानेगा फिर गोली मारेगा। और सेकंड एक्शन क्या हुआ, ही शॉट द टाइगर, शॉट यानी गोली मारना, तो ये हो गया एक्शन सेकंड, एक्शन सेकंड दूसरा का। अब देखो इनके बीच में टाइम गैप है क्या, टाइम गैप नहीं है, क्योंकि जैसे मान लो किसी भी टाइगर को या किसी भी जीव को या किसी को गोली मारते हैं तो वो जैसे ही तानेगा सामने वाले का फायर कर देगा, कोई टाइम गैप थोड़ी है भाई, पहले वो तानेगा फिर कुछ अपना काम करेगा फिर उसको गोली मारेगा, ऐसा थोड़ी होता है। बंदूक को ताना, निशाना लगाया और सीधा ही गोली मारा, टाइम गैप जीरो। टाइम गैप जीरो हो तो कौन सा पार्टिसिपल आएगा, आपको बताया हुआ है जस्ट पहले, टाइम गैप जीरो हो, सब्जेक्ट सेम हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी। क्लियर। तो अब एक्शन फर्स्ट कौन सा है, एक्शन फर्स्ट है रेज्ड द गन, गन को ताना, तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, और जो एक्शन फर्स्ट है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में बदल देंगे। बस इतनी ही कहानी है। आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, अगर टाइम गैप जीरो है दोनों एक्शंस में तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलना है, किसको, फर्स्ट सेंटेंस को, फर्स्ट एक्शन को, एक्शन वन को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलना है, और एक्शन टू को यानी कि सेकंड सेंटेंस को सेम टू सेम चिपका देना है। क्लियर। अब देखो सबसे पहले देखो ये कौन है, सब्जेक्ट है, ये कौन है, किसी काम को करने वाला सब्जेक्ट द हंटर, और सेकंड में कौन है, सेकंड में ही किसके लिए आया है, ही द हंटर के लिए आया है। इसका मतलब ये दोनों ही सब्जेक्ट सेम है, द हंटर और ही दोनों एक के लिए प्रयोग हुआ है, या द हंटर है नाउन है, ये नाउन है, और फिर नाउन की जगह ये प्रोनाउन आया है ना, तो ये ही और ये द हंटर एक ही व्यक्ति है या फिर एक ही सब्जेक्ट है। एक ही सब्जेक्ट है, ये पहली सिचुएशन होती है पार्टिसिपल का प्रयोग करने के लिए। तो दोनों में देखो सब्जेक्ट क्या है, सेम है या नहीं है, तो सब्जेक्ट लिख लीजिए यहाँ पर आपको मैं मैथमेटिकल तरीके से कराऊंगा, जैसे गणित हम सोल्व करते हैं उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, एकदम स्पष्ट, बिना किसी आशंका के या शंका के एकदम स्पष्टता हो जाती है, एकदम सॉल्यूशन हो जाता है। उसी तरीके से हम इसको मैथमेटिकल वे में करेंगे। मेन चीज किसको पकड़नी है, क्या कन्वर्ट करना है, बस दैट्स ऑल। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, देखिए सब्जेक्ट सेम है, दोनों ही एक्शंस में सब्जेक्ट सेम है, द हंटर है इसमें भी द हंटर है, यहाँ पर द हंटर की जगह प्रोनाउन ही आया है। ओके। और अगर आपने प्रोनाउन के बारे में नहीं मालूम है या और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो जस्ट 2-3 क्लास से पहले मैंने पढ़ाया था प्रोनाउन चार्ट, उसके अंदर सारे प्रोनाउंस की लिस्ट है और प्रोनाउंस के सारे केसेस, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, ये सारे केसेस मैंने आपको बहुत ही डिटेल से समझाए। तो आप
उस क्लास को ज़रूर अटेंड करें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारी क्लासेस के लिंक डाल दूँगा। सब्जेक्ट सेम है। अब देखिए एक्शन 1, ये रहा एक्शन 1। क्या है एक्शन 1? एक्शन 1 है कि बंदूक को तानना, रेज डालना। बंदूक को तानने वाला जो ये एक्शन है या क्रिया है, ये फर्स्ट एक्शन है। पहला एक्शन क्या होता है? बंदूक को तानता है। सेकंड एक्शन क्या है? देखो, शॉट द टाइगर, टाइगर को गोली मारता है, ये सेकंड। तो वो जैसे ही बंदूक को तानता है, फिर ऐसा थोड़ी 1 मिनट रुक गया, पहले आराम किया, है ना, पहले कुछ चॉकलेट खाई, चॉकलेट खाने के बाद में उसको शूट किया, उसको उसको गन मारी, उसको गोली मारी, ऐसा थोड़ी है। जैसे ही उतारेगा उसको गोली मारेगा। दोनों ही एक्शन फर्स्ट और सेकंड में टाइम गैप नहीं होगा। तो यहाँ पर टाइम गैप है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। टाइम गैप यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। टाइम गैप कितना है? 0 है। 0 मीन्स कोई टाइम गैप नहीं है। तो फिर क्या होगा? ये सिचुएशन किस में लगती है? अभी जस्ट पहले हमने पढ़ा था, ये सिचुएशन लगती है तब क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम वाक्य को सिंपल बना देते हैं। दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं, किसका प्रयोग करके? प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। और दोनों वाक्यों के बीच में जो फुल स्टॉप आया इसको हटाकर हम एक वाक्य बना देते हैं। वो पूरा एक वाक्य हो गया इन दोनों वाक्यों का सिंथेसिस, दोनों वाक्यों का कॉम्बिनेशन, सिंथेसिस, है ना। तो ये मैं मिटा देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करेंगे। चलो अब हम सिंथेसिस करके सेंटेंस बनाते हैं। आंसर, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि द हंटर, पहले पार्टिसिपल, पहले एक्शन का पार्टिसिपल बना देंगे। तो देखो, रेजिंग द गन, कोमा, रेजिंग द गन, द हंटर शॉट द टाइगर, द हंटर शॉट द टाइगर। क्या मतलब हुआ? देखिए, ये क्या थी? ये टेंस बताने वाली क्रिया थी। एक मिनट, थोड़ा सा टॉपिक छूट गया था, मैं और आपको क्लियर कर दूं। इस वाक्य के अंदर टेंस बताने वाली क्रिया कौन सी है? सेकंड फॉर्म है, रेज्ड। रेज्ड यानी ऊपर उठाया, ताना। तो ये सेकंड फॉर्म है। ये बताती है कि ये पास्ट सिंपल टेंस का है। ये वाक्य कौन से टेंस का है? पास्ट सिंपल टेंस का। और आपको अगर टेंसेस के बारे में नॉलेज नहीं है, या किस टेंस में कौन सी सही क्रिया और कौन सी क्रिया लगती है, या क्रिया का कौन सा रूप लगता है, कौन सी फॉर्म लगती है, इसके लिए आप पिछली क्लासेस देखिए मेरी, उसमें टेंस चार्ट नाम से मैंने एक वीडियो क्लास लगाई है। तो आप उस टेंस चार्ट वाली वीडियो क्लास को जरूर देखें, जिसमें आपको सारे टेंसेस, प्रेजेंट के चारों, पास्ट के चारों और फ्यूचर के चारों, उनके पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में कौन कौन सी सही क्रियाएं लगती है, कौन कौन सी क्रियाएं लगती है, उनका पूरा चार्ट बनाकर मैंने आपको समझाया है। बहुत ही डिटेल से, बारीकी से समझाया है। तो आप उस वीडियो क्लास को जरूर देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस वीडियो क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेंस चार्ट की जेपीजी और पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। तो आप उसको जरूर विजिट करें। अब है रेजिंग द गन, द हंटर शॉट द टाइगर। तो यहाँ पर ये V2 है। V2 यानी सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट सिंपल टेंस में आती है। क्लियर? और उसके बाद में ये भी सेकंड फॉर्म है, V2। ये शॉट जो है ये भी सेकंड फॉर्म है, तो ये भी पास्ट सिंपल टेंस है। दोनों में टेंस सेम ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि दोनों ही घटनाएं एक दूसरे के बिल्कुल साथ में घटती है। तो टेंसेस में कोई फर्क नहीं आएगा, टेंस में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ये घटना घटी, उसके जस्ट बाद में ये घट गई, इसका मतलब टेंस तो सेम है। पास्ट है तो पास्ट ही है, और ज़्यादातर ये पास्ट वाले ही आएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? देखो, ये जो टेंस बताने वाले, मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो V2 है ये टेंस्ड वर्ब है, टेंस बताने वाली वर्ब है, टेंस बताने वाली क्रिया है, यानी कि फाइनाइट वर्ब है। टेंस बताने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब।
फाइनाइट वर्ब मीन्स टेंस बताने वाली क्रिया, टेंस वर्ब। अब इसका उल्टा हमें क्या बनाना है, नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब जो टेंस नहीं बताए, बस यही काम करना है सिंथेसिस में। फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट में बदलते हैं। नॉन फाइनाइट में कैसे बदलते हैं, पार्टिसिपल का प्रयोग करके। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, है ना। तो अब देखो ये क्या हो गया, रेज था, इसकी मूल फॉर्म क्या थी, रेज, RAISE, रेज यानी ऊपर उठाना, तानना। तो इसकी मेन फॉर्म जो थी रेज, रेज के साथ में ING लगा दिया तो ये हो गया रेजिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर दिया। तो रेजिंग द गन, रेजिंग द गन, इसका मतलब क्या हुआ, अपनी बंदूक को ऊपर उठाते हुए, है ना, या बंदूक तान कर, बंदूक तान कर, या अपनी बंदूक को ऊपर उठाते हुए। यहां पर हिज गन भी आ सकता था, कोई बात नहीं, तो यहां पर हो जाएगा बंदूक को तानते हुए, या बंदूक को तान कर, पहले काम हो गया, तान कर, बंदूक को तान कर उसने, या उसने किसने, शिकारी ने, शिकारी ने, शिकारी ने, हंटर, द हंटर मीन्स शिकारी ने, शिकारी ने बाघ को गोली मारी। टाइगर मीन्स बाघ होता है, बाघ को गोली मारी या मारी थी, है ना, दोनों ही एक चीज है। तो बंदूक को तान कर, रेजिंग द गन, बंदूक को तान कर शिकारी ने बाघ को गोली मारी। तो यहाँ पर देखो गोली मारने की एक क्रिया ही हो रही है, यहाँ पर 2 क्रिया हो रही थी, एक तो रेज और एक शॉट गोली मारना। लेकिन यहाँ पर केवल शॉट, ये टेंस बताने वाली क्रिया है, जो शॉट है ये ही टेंस बताने वाली क्रिया है। बंदूक को तान कर, ये कोई टेंस नहीं बता रही है, बंदूक को तान कर उसने गोली मारी, ये तो देखो मैं बताता हूँ टेंस वर्ब क्यों नहीं है। बंदूक को तान कर शिकारी ने गोली मारी, या बंदूक को तान कर शिकारी ने गोली मारी थी, बंदूक को तान कर शिकारी गोली मारेगा, है ना, कौन सा टेंस आएगा, कोई सा भी आ सकता है। तो यहाँ पर ये किसी भी टेंस के साथ यूज हो सकता है, ये वर्ड फ्रेज भी है ना, शब्दों का एक फ्रेज है, ग्रुप है, ये किसी भी टेंस के साथ आ सकता है, इसका कोई फिक्स टेंस नहीं है, इसीलिए ये पार्टिसिपल है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास बिल्कुल सही तरीके से आप इसको अटेंड कर रहे हो और एकदम सही रूप से आप इसको लर्न कर रहे हो, और मुझे पक्का विश्वास है कि इस क्लास को देखने के बाद में आपको सिंथेसिस ऑफ ए सिंपल सेंटेंस का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, आपके मस्तिष्क में इसका पूरा कंसेप्ट फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एक थोड़ा सा अलग फॉर्मेट भी होता है, वाक्य इस तरीके से भी आ सकते हैं जिनके अंदर मेन क्रिया इज, एम, आर, वाज और वर हो। जैसे मान लो आपको V2 नहीं मिले, V1 नहीं मिले, क्रिया की कोई फॉर्म नहीं मिले, आपको सीधे ही मुख्य क्रिया के रूप में इज, एम, आर, वाज या वर, ये अगर उन वाक्यों में हो तो फिर उनका हम सिंपल सेंटेंस सिंथेसिस से कैसे बनाते हैं। यदि वाक्यों में इज, एम, आर, वाज तथा वर हो तो बीइंग का प्रयोग करना है, क्योंकि बी बराबर होता है इज, एम, आर, वाज और वर। इट मीन्स अगर वाक्यों के अंदर इज, एम, आर, वाज और वर ये आ जाते हैं तो ये मुख्य क्रिया के रूप में जब हो तो इनको हम चेंज कर लेते हैं बीइंग के अंदर। तो बीइंग के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं चेंज होगी, अगर किसी वाक्य में इज आ गया, इज मुख्य क्रिया के रूप में आ गया, सहायक क्रिया के रूप में नहीं, मुख्य क्रिया के रूप में, है ना। एक बार थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि बी का मतलब होता है होना, बी मीन्स होना। तो यहाँ पर बी के प्रेजेंट में भी बी की फॉर्म होती है,
पास्ट टेंस के अंदर भी बी की फॉर्म होती है। बी मीन्स होना, होना मीन्स एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। तो बी अगर प्रेजेंट में हो तो बी के अंदर आ जाते हैं, प्रेजेंट के अंदर बी यानी होना, प्रेजेंट के अंदर होते हैं बी यानी होना का इज, एम और आर, ये प्रेजेंट फॉर्म होती है बी की। और बी की पास्ट फॉर्म, पास्ट जो फॉर्म होती है बी की पास्ट फॉर्म होती है वॉज एंड वर, ये बी की फॉर्म होती है। बी मीन्स होना, अगर प्रेजेंट में है तो वो इज, एम, आर के रूप में, और पास्ट में है तो वॉज और वर के रूप में, मुख्य क्रिया के रूप में काम आती है। स्टैटिक फॉर्म होती है, मुख्य क्रिया के रूप में काम आती है। तो जब किसी वाक्यों के अंदर, किन्हीं दो वाक्यों को हम जोड़ेंगे सिंथेसिस में, उनमें अगर मुख्य क्रिया इज, एम, आर, वॉज, वर हो तो फिर हम बी को ही बीइंग कर देते हैं। देखो बी की आईएनजी फॉर्म कौन सी होगी? बीइंग। बी में आईएनजी जोड़ेंगे तो बीइंग हो जाएगा। और इज, एम, आर और वाज और वर ये सारे बी ही होते हैं, आप ऐसा समझिए। बी इज इक्वल टू इज, एम, आर, वॉज एंड वर। तो जब बी बराबर इज, एम, आर, वाज, वर होता है तो इसमें आईएनजी लगेगा तो ये लग जाएगा बीइंग, है ना। तो अब क्या करना है, जैसे एक सेंटेंस देखिए, एग्जांपल देखते हैं हम, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एग्जाम्पल है, ही इज वेरी वीक, ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। तो यहां पर देखिए इज जो है ये टेंस्ड वर्ब है। क्या है? टेंस्ड वर्ब है, टेंस बताने वाली वर्ब है। इज यानी है मीन्स प्रेजेंट टेंस है। और इज साई क्रिया नहीं है, यहाँ पर मुख्य क्रिया है। साई क्रिया होती तो साई क्रिया के बाद में कोई क्रिया आती, कोई वर्ब आती, लेकिन यहाँ पर सीधा ही वेरी आ गया। वेरी क्या है? एडवर्ब है, वेरी एडवर्ब है। और वीक क्या है? वीक एडजेक्टिव है। ये विशेषता बताता है, और ये विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द एडवर्ब होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं। इस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको, अलग ये चैप्टर चलेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक क्लास पूरे टेंसेस की, पार्ट्स ऑफ स्पीच की अलग से क्लासें बनाता रहूँ, तो वो भी करेंगे। लेकिन आप एक बार ऐसा समझिए कि यहाँ पर वीक एडजेक्टिव है, और वीक की भी विशेषता बताने वाले, यानी कि एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले शब्द एडवर्ब होते हैं। और जो क्रिया होती है वो टेंस बताती है, तो ये टेंस बताने वाली क्रिया भी है और मुख्य क्रिया है। यहाँ पर इज, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर इज जो है वो मुख्य क्रिया है, ने की सहायक क्रिया है। तो मुख्य क्रिया है, इट मीन्स ये बी का रूप है। ये किसका रूप है? इज जो है ये बी वाला इज है। जब इज मुख्य क्रिया के रूप में आता है, या इज या एम या आर या फिर वाज या वर, उसके बाद में फिर कोई क्रिया नहीं आती है, तब वो मुख्य क्रिया होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, ये आपको पहचान का तरीका है कि जब इज, एम, आर और वाज, वर के बाद में कोई क्रिया नहीं आती है, तब क्या होगा? ये इज, एम, आर और वाज, वर ये बी के रूप होते हैं, जो यही मुख्य क्रिया होगी। तो यहाँ पर इज मुख्य क्रिया है, इसलिए अब इज को अपने को पार्टिसिपल बनाना है। ये तो टेंस बता रही है, ये प्रेजेंट टेंस बता रही है, इज मीन्स प्रेजेंट टेंस। तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में प्रयोग करके वाक्य का सिंथेसिस करेंगे। चलिए देखते हैं अभी। तो आपको ही कैन नॉट रन, ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता है। कैन आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है। सिंपल सेंटेंस बनाओ, दोनों जो सेंटेंस है उनको जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंस बनाना है, इसका मतलब क्या करना है? इसके अंदर भी देखो टेंस बताने वाली वर्ब है, और इसके अंदर भी टेंस बताने वाली वर्ब है। तो फर्स्ट जो टेंस बताने वाली एक्शन या वर्ब है, उसको हमें पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर देना है, तो वाक्य सिंपल बन जाएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर, या इसकी जो नया वाक्य बनेगा वो कैसे बनेगा। बीइंग, देखो इज है, इज यानी बी, इज यानी बी। यहाँ वाज भी आ जाता तो भी क्या होता, सॉरी एम भी आ जाता तो भी बी, आर भी आ जाता तो भी बी, वॉज भी आ जाता तो भी उसका मतलब बी होता है, और वर आ जाता तो भी उसका मतलब बी ही होता है। क्लियर? तो यहाँ पर इज आ गया तो बी। अब अपने को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है, तो बी के साथ में आईएनजी जोड़ दो, तो ये हो गया बीइंग। यही लिखा है कि इज, एम, आर, वाज, वर हो तो बीइंग का प्रयोग किया जाता है, या करना है।
तो बीइंग फिर क्या, वेरी वीक, बीइंग वेरी वीक, बीइंग वेरी वीक, बीइंग वेरी वीक, कमजोर होने के कारण, बहुत कमजोर होते हुए या होने के कारण, एक ही बात है। ही, अब ही कौन, इधर भी ही है इधर भी ही है, तो फिर दोनों में से कोई सा भी ले लीजिए। वैसे वास्तव में ये ही उठाएगा, है ना। अगर यहाँ पर प्रोनाउन है या नाउन है तो फिर यहाँ पर अपन नाउन लिखते हैं, ये वाला ही लिख रहे हैं। आप इसको हमेशा ध्यान रखो। उसके बाद में वो प्रोनाउन अगर आ गया, यहाँ कोई नाउन है, यहाँ तो दोनों ही प्रोनाउन है। यहाँ मान लो रमेश होता, राम होता, तो फिर यहाँ ही होता तो अपने को रमेश लिखना था, ठीक है। बीइंग वेरी वीक, ही कैन नॉट रन, ही, अब एच छोटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोमा है, फुल स्टॉप नहीं। ही कैन नॉट रन, कैन नॉट रन, कमजोर होने के कारण, बहुत कमजोर होने के कारण वह भाग नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता है ना। बीइंग वेरी वीक, कमजोर होकर या कमजोर होने के कारण वह भाग नहीं सकता है, इस टाइप से। तो इसका अर्थ क्या होगा, कमजोर होने के कारण, कमजोर होने के कारण या कमजोर होते हुए, कमजोर होने के कारण इसका सही बोला तो यही होगा, वह दौड़ नहीं सकता है, भाग नहीं सकता है, दौड़ नहीं सकता है। तो यहाँ पर क्या वाले को, बीइंग वेरी वीक, इसमें अब कोई टेंस नहीं है, आप बना कर दे सकते हो, है की जगह था भी लगा सकते हो, फ्यूचर भी लगा सकते हो। कमजोर होने के कारण वह दौड़ नहीं सकता है, कमजोर होने के कारण वह दौड़ नहीं सकता था, कमजोर होने के कारण वह दौड़ नहीं सकता होगा। इसका मतलब ये टेंस फ्री है। ये जो वर्ड फ्रेज है इसको हम फ्रेज बोलते हैं, इसके साथ हम कोई भी टेंस लगा सकते हैं, इसमें कोई स्पेशल टेंस नहीं है। क्लियर, यही होता है सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बनाना। दो सेंटेंस दिए हुए होंगे आपको एग्जाम के अंदर, दोनों सेंटेंस का कोष्टक में लिख देंगे कि इसका सिंपल सेंटेंस बनाओ। तो आपको सबसे पहले दोनों सेंटेंस को रीड करना है, लर्न करना है, पढ़ना है, और ये देखना है कि दोनों सेंटेंस के अंदर जो एक्शन हो रहे हैं उनके बीच में कुछ टाइम गैप है या नहीं है। अगर टाइम गैप नहीं है तो फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है। अगर कुछ टाइम गैप है तो फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य को सिंपल बनाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको ये सिंथेसिस की जो शुरुआती क्लास है इसको बहुत ही डिटेल से, आराम से, धीरे धीरे, एक एक करके जितना मेरे से अधिक बताने का मैंने प्रयास किया है आपको। फिर भी आपको कुछ डाउट हो, कुछ संदेह हो, कोई समस्या हो, कंसेप्ट फॉर्मेशन में कुछ दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें और इन वीडियोस को लगातार देखते रहें। साथ ही साथ अपनी जो टेक्स्ट बुक है या बुक है या जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है उनमें से भी आप देखते रहिए और लगातार सीखते रहिए। एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए आप जी जान लगाकर अपने एग्ज़ाम में एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए लग जाइए जी जान से, ताकि आप एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से अच्छे नंबरों से पास कर सकें। तो मेरी आप सभी विद्यार्थियों के साथ शुभकामनाएं हैं आपको कि आप एग्ज़ाम में 95+ मार्क्स प्राप्त करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए वाक्य को सिंपल बनाना। तो शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू।